अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इकबाल जाफरी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बाकर रजा रिजवी साहब, जो पीएचडी हैं। उनका तालीमी सफ़र कैसे शुरू हुआ और उन्होंने इतनी ज़्यादा डिग्रियां कैसे ली, ये उनसे मालूम करते हैं। जनाब बाकर। थैंक यू इकबाल जाफरी साहब। देखिए, डिग्रीज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इंसान कोशिश करता है, और नॉलेज मैनेजमेंट में एक चीज़ पढ़ाई और समझाई जाती है, क्रिएटिव टेंशन। अच्छा, व्हाट इज क्रिएटिव टेंशन? बेसिकली इट इज वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। तो आप ये डिसाइड करते हैं उसमें कि आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है, और आपके गोल्स क्या है। तो आप उन गोल्स को आपने किस तरह अचीव करना है, लाइक ड्यूरेशन कितना होगा, आपको डिग्रीज कौन सी रिक्वायर्ड होंगी, सर्टिफिकेशन आप देखते हैं। तो बेसिकली इन माय फर्स्ट जॉब आई डिसाइडेड दैट के बेसिकली आई एम एचआर प्रोफेशनल। आई डिसाइडेड दैट आई विल कंटिन्यू माय करियर इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. After my graduation, I did postgraduate diploma in labor administration. Basically, it was a specialization in labor laws applicable in the Pakistan. Then I did postgraduate diploma in business administration. Then LLB from SM Law. Then MBA in human resource management. Then MPhil in human resource management, then PhD. आई थिंक ये मैंने डिसाइड तो किया था, लेकिन गोल्स को अचीव करना ये अल्लाह ताला की तरफ से था, और ऑब्वियसली घर वालों की और स्पेशली माँ की दुआओं का बड़ा इसमें रोल होता है। अदरवाइज बहुत से लोग होते हैं, दो सहबाब दुआ करते हैं, तो बहरहाल तो ये है बस। अच्छा, बतौर प्रोफेशनल एचआर आपने कहाँ कहाँ खिदमत अंजाम दी हैं? देखिए जाफरी साहब, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम फौजी फर्टिलाइजर. My first job was in human resource department as well. I developed human resource as well as industrial relations department there. Then I switched from Fauji to start my consultancy firm. So I was HR and legal consultant, and start my own consultancy. Due to recession in the Musharraf House government, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था प्रॉपर मैनेज करना, तो ऑन दैट टाइम मुझे SME लीजिंग लिमिटेड, इट वाज सब्सिडी ऑफ SME बैंक, तो हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफर आई ऑल ओवर द पाकिस्तान. आई वाज हेड ऑफ HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन देयर. Then I switched to Universal Cable Industries Limited as HR and administration head. वो सफर भी अच्छा चला. Then I switched to Habib Oil Mills. It's famous FMCG sector. I was HR and administration head there. Then I switched to when Abraj took the charge of K Electric. So Abraj management approached me to hire in the human resource department. Then I have been head of employee relations there. I was part of management negotiation team during turnaround period of the K Electric. Then I again start my own consultancy, which is concerned with the human resource management, industrial relations, legal. Then again मुझे समझे कि एक अच्छी ऑफर मिली सिंध हेल्थ केयर कमीशन से. अच्छा, अभी तक का जो मेरा सफर था बैंकिंग सेक्टर, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट का था. अदरवाइज आई बिलोंग फ्रॉम कॉर्पोरेट कल्चर. तो गवर्नमेंट में इट्स माय फर्स्ट क्या कहते हैं एक्सपोजर टू वर्क इन द गवर्नमेंट ऑफ सिंध.
कुछ लोगों ने डराया भी, कुछ ने तारीफ भी की, लेकिन मैं एक ऑफर और भी थी मुझे फेडरल गवर्नमेंट की, इस्लामाबाद बेस थी वो, एक पावर कंपनी में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर की। यहाँ मुझे उन्होंने डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स की एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफर दी थी उस वक्त। तो खैर मैंने इस्तिखारा किया और 2 रकत नमाज पढ़ी कि जो बेहतर हो वो हो। तो इस्तिखारा फिर यह है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन का आया, तो फिर मैं यहाँ आ गया और सिंध हेल्थ केयर कमीशन में तकरीबन मैं ये माई 5th ईयर ऑफ सर्विस, और अल्लाह का शुक्र है एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, मैं सोच रहा था कि मुझे सिंध हेल्थ केयर कमीशन में मैं क्यों आया, तो कुछ मौक़ों पे ऐसा भी हुआ कि मैं क्या कहते हैं मुझे जॉब ऑफर होती थी कुछ, तो मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे कोई सबॉर्डिनेट्स मेरे पास आए, वो कह रहे सर बात ही अल्लाह ताला ने आपको यहाँ लाया है, कोई रीजन है। अगर मैं समझ नहीं पाता था क्या रीजन है कि मुझे लेकर आए। देखिए, एक तो ये था कि आई एम 100% ऑनेस्ट, यानी 99 की बात भी नहीं, 100%। कोई कुछ भी लाके रख दे, आई मेट एनी कंसर्न फॉर दैट, आई एम ऑनेस्ट, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है ओके। अच्छा, दूसरा ये कि फिर मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव का चार्ज मिल गया 2000, तो आई थिंक इट वाज 2000 हेल्थ केयर में, सिंध हेल्थ केयर कमीशन में ही आई हैव बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा, उसी दौरान वो कोविड आ गया। कोविड बड़ा पीक पर था, मतलब पीक पर था जब मुझे सीईओ का चार्ज मिला। तो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी कि यार ये मैं इसको किस तरह मैनेज करूंगा, और अल्लाह साथ दे, क्योंकि उसमें होता ये था कि हमारा तो रोल वही था कि जो जंग में पुलिस या फौज का होता है कि हेल्थ वालों को तो फ्रंट पे होना था, बैक पे तो होना ही नहीं था। अगर लीडर ही बैक पर होगा तो टीम कहां से आगे जाएगी। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र था कि मैं हर चीज पर आगे रहा, और मैं आई वॉज पार्ट ऑफ एवरी मीटिंग विद द एनसीओसी इस्लामाबाद। जब ये हो रहा था कि वैक्सीनेशन लानी है, अभी पाकिस्तान में वैक्सीनेशन आई नहीं थी, तो सिंध के अंदर मैं लीड कर रहा था इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरा, जो प्राइवेट सेक्टर में इंजेक्ट होनी थी, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स में, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। आम आवाम को तो बाद में लगी, फिर इंजेक्ट हुई। तो खैर इस प्रोसेस से भी हम गुजरे। अच्छा, फिर इसमें एक और बड़ी तकलीफ बात ये होती थी कि डिफरेंट पेशेंट्स होते थे कोविड के। अब बहुत से लोग कॉल करते थे जी कि हमें वो आपका मतलब कोविड के लिए बेड ही नहीं मिल रहा होता। तो हाँ, बल्कि ऐसा ही है। मुझे याद आया, एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो सिंध की बहुत इंटीरियर की फेमस शख्सियत है, काबिल रिस्पेक्ट है। उनकी अपनी तबीयत खराब हो गई और वो कोई 1.5 आवर से आगा खान हॉस्पिटल में बाहर, उन्होंने कहा जी उनकी वाइफ की कॉल आई किसी के रेफरेंस से, वो तो धूप में। तो मैंने कहा आपके तो इतने पॉलिटिकल ताल्लुकात है, आप कह लेंगे भाई कॉल तो किए लेकिन बेड ही अवेलेबल नहीं है, क्या करें। तो खैर मैंने इंटरवीन किया, रिक्वेस्ट की उनसे, फिर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो जो कोविड के पेशेंट्स थे, हॉस्पिटल वाले भी उनसे डर रहे थे। अच्छा, अब उस इसमें में सॉरी जो मैं आपको बता रहा था कि वेंटिलेटर भी खत्म हो गए थे, तमाम वेंट फुल हो गए थे। अब क्या हुआ, मुझे कॉल आती थी कि जी पेशेंट है लेकिन वेंट पे चाहिए। अब पेशेंट सक्खर से मूव हो चुका है ऑन द वे, और मुझे कॉल आ गई जी कि एक जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने रात को कोई 2-2:30 बजे कॉल कर दी कि जी इस पेशेंट को आपने एंटरटेन करना है। अच्छा, अब मैं इबादत समझ के कर रहा था, हालांकि मैं रात को नींद का बड़ा मैं कच्चा हूं, क्योंकि रात को मैं जल्दी सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ। एक होता है ना लोग रात को जागने के आदी होते हैं, तो मेरी वो थोड़ी आदत नहीं है। तो अब लेकिन उस वक्त मैं तमाम काम कर रहा था इबादत समझ के, यार इससे हमें नहीं पता आगे आफत ऐसी थी कि कंट्रोल होना है नहीं होना, आगे हम कहाँ जाएंगे। तो मैं इबादत समझ के कर रहा था, सवाब समझ के, और मैंने सवाब बहुत कमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अल्लाह ने मुझसे काम करवाया। खैर मैं आई एंटरटेन टू एवरीवन। मैं ना किसी का कोई फैक्ट देता था, ना उसकी लैंग्वेज देखता था, ना रिलीजन देखता था। इन ह्यूमन बीइंग उनसे मैं डील करता था और सबको एंटरटेन किया। इवन यहाँ तो ये होता है ना, असल में लोग अज्यूम ये करते हैं कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन का काम है कि हेल्थ फैसिलिटी दिलवाना अभी लोगों को, जबकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग अप्रोच कर लेते हैं, तो देन आई ट्राई माय बेस्ट कि उनके इश्यूज को सेटल किया जाए और उनको हम जितना हो सकता है फैसिलिटेट करते हैं। तो मैंने किया है सारा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने साथ दिया
और आई एम स्टिल देयर। अच्छा ये बताएं कि एक कामयाब एचआर हेड को हेल्पिंग माइंड होना चाहिए, ये कितना जरूरी है? देखिए एचआर प्रोफेशनल के लिए तो 100% जरूरी है कि ही शुड हेल्पिंग माइंड, अदरवाइज उसका वो सरवाइव नहीं कर सकता, और इट इज हिज फेलियर कि वो हेल्पिंग माइंड नहीं है। क्योंकि जो लोग होते हैं ना, पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज लुकिंग टू ह्यूमन रिसोर्स हेड। अगर उनको वो इशू होता है, इफ एचआर हैड बिल्ड ट्रस्ट अमंग द एम्प्लॉइज, तो वो हर इशू लेकर आपके पास आएंगे रादर देन दैट कि गो टू देयर सीनियर्स। यानी अपने वो सुपरवाइजर के पास नहीं जाते और ह्यूमन रिसोर्स हेड के पास आते। तो आई थिंक इट इज 100% नेसेसरी कि ह्यूमन रिसोर्स शुड हैव, क्या कहते हैं, हेल्पिंग माइंड, अदरवाइज। और मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उसकी क्या अहमियत है एचआर में? देखिए आई फील दैट कि आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, रीजन इज दैट कि मैं बेसिकली आई एम कैरिज्मेटिक टाइप ऑफ लीडर ना। तो अब मैं फील ये करता हूँ कि मैं एम्प्लॉयज जो है वो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, नॉट ओनली एम्प्लॉयज, इन द सोसाइटी, पीपल ऑफ द सोसाइटी आर ट्रस्टिंग ऑन मी ऑलवेज, क्योंकि उसका रीजन है, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आई ऑलवेज गिव, क्या कहते हैं, पॉजिटिव सजेशन टू एवरीवन। कोई भी आ जाए, मैं कभी किसी को गलत बात नहीं बताई, हाँ अच्छा मशवरा दिया, और अल्लाह बाकी है कि लोग कामयाबी अता करता है। तो आई थिंक इट इज नेसेसरी कि आप यू शुड बिल्ड ट्रस्ट अमंग दी पीपल। और एज फार एज मोटिवेशन इज कंसर्न, तो आप उसके अंदर फिर ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे डिस्कशंस करते हैं, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू मेंटोरिंग, और कि लोगों में आपका एक पॉजिटिव इमेज जाए, बिल्ड हो। फिर आप पॉजिटिव डिस्कशंस करते हैं, नेगेटिव नहीं करते। जैसे अगर फर्ज करें आप किसी पॉलिटिशियन के को लाइक भी नहीं करते, तो आप उसको बहुत ज्यादा बुरा भला ना कहें, आप तमीज से बात करें उसमें रहते हुए। या अगर कोई और डिस्कशन है इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आई थिंक आप जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है वो दें एम्प्लॉयज को, और उसमें ये होता है कि उनका मोरल हाई होता है। फिर आपको खुद जज करना पड़ता है समटाइम, बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन, बीइंग ए ह्यूमन रिसोर्स हेड, कि उसके प्रॉब्लम्स क्या है, कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको गाइड करें, काउंसिल करें। तो ये आई थिंक इट इज नेसेसरी। अच्छा एक बात और बताएं, ये किसी भी इदारे में एचआर डिपार्टमेंट जो होता है उसकी अहमियत क्या है? आई थिंक देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसकी वजह कि समटाइम्स ये होता है चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर सीट पर नहीं है, ज्यादातर वो मीटिंग या उनके अप कंट्री या आउट ऑफ कंट्री ट्रिप्स रहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स हेड जो होता है वो तमाम एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा होता है। क्योंकि बेसिकली अगर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, एडमिनिस्ट्रेशन भी एचआर के अंडर में आ रहा होता है, डोमेन में, अम्ब्रेला में। फिर डिफरेंट फंक्शंस जो लाइक आपने रिक्रूटमेंट करना है, ट्रेन करना है, लोगों की सैलरी यानी डिसाइड करनी है, यानी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट डिसाइड करने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल आपने क्लाइमेट सर्वे करना है, एम्प्लॉय सर्वे करना है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर करना है। तो ये सारे काम एचआर के हैं। देखिए सही है, फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंस का काम क्या, एक लिमिटेड काम है, जो उसमें पैसे आपकी ट्रांजेक्शन करनी है, डिसबर्समेंट करनी है, डिसबर्समेंट और उसको मैनेज करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑपरेशनल का काम है, उसने आपको प्रोडक्ट तैयार करके दे दी। इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग वाले अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज और प्रोडक्ट सेल में लगे रहते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इज, क्या कहते हैं, आई थिंक ओनली डिपार्टमेंट जो पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज भी कर रहा होता है, उनमें डिसिप्लिन भी उसको मेंटेन करना उसका काम है, एब्सेंटिज्म कंट्रोल में रहे। और आई थिंक एचआर हैज, क्या कहते हैं, वाइटल रोल टू मैनेज द, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये बताएं कि आप जब किसी इदारे में रह के कैंडिडेट का इंटरव्यू करते हैं, सही, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें नोट करते हैं, कैसे जज करते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि कैंडिडेट, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब कैंडिडेट एंटर हो रहा होता है ना, तो मैं उसी वक्त अंदाजा लगा लेता हूँ कि इस व्हाट टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज ही और शी हैव। और जब वो बैठते हैं, आके सामने बैठते हैं और डिस्कशंस होती है, तो अंदाजा हो जाता है, वो बात करता है उसी वक्त एक सारी चीजें सामने आ जाती है थ्रू स्पीकिंग। तो देखिए इन द इंटरव्यू बेसिकली देखिए एक होता है रिटन टेस्ट, उसमें उसकी कैपेबिलिटीज का आप जजमेंट कर लेते हैं। इन द इंटरव्यूज यू जस्ट
क्या कहते हैं, जज द बिहेवियर ऑफ द इंटरव्यूई, कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इफ ही हैज पॉजिटिव बिहेवियर, बेशक उसके अंदर क्या कहते हैं नॉलेज 100% नहीं है, नॉलेज 100% नहीं है, लेकिन आई फील दैट इफ ही हैज पॉजिटिव बिहेवियर एंड ही इज ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो मैं उसे हायर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ सही है, जो 30% का गैप है ना, 70% तो इसमें नॉलेज है, लेकिन ये जो 30% का गैप है, ये तो हम इसको थ्रू काउंसलिंग, थ्रू डायरेक्शन, थ्रू सजेशंस इसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। 100 पे नहीं भी आया तो हम 90 पे ले आएंगे, और वो आ जाता है, समटाइम 100 पर भी आ जाता है। लेकिन अगर किसी चीज को 100% काम आता है, बट ही हैज क्या कहते हैं नेगेटिव बिहेवियर, और उसका कोई आउटकम भी, प्रोडक्टिविटी भी ऐसी नहीं है, तो फिर उसका फायदा नहीं होता। तो फर्स्ट जो मेन थिंग है, मैं तो बिहेवियर देखता हूँ, बिहेवियर ऑफ द इनकम्बेंट, लाइक जो इंटरव्यू देने आया है मेरे पास। अच्छा बाकर साहब, ये बताइए कि एक बेहतरीन एचआर प्रोफेशनल जो होता है, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए जाफर साहब, आई थिंक एचआर प्रोफेशनल शुड हैव रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, relevant qualification like MBA in Human Resource Management. He should have legal qualification along with the HR qualification. Then he should have positive mindset, positive thinking. He should deal with the people in human being, or don't discriminate to anyone due to any reason, due to language, due to racism, due to sect, due to religion. Or HR head should have leadership qualities, and he should have build that trust among the organization employees या organization members या among the his teams. और फर्दर ये है कि देखें इसके साथ साथ तो जैसे मैंने एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप जितना भी हासिल कर लें कम नहीं है। MBA से मैंने स्टार्ट लिया और मैं PhD तक चला गया। अच्छा, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे चला गया, लेकिन ये मैंने डिसाइड कर लिया था एट स्टार्टिंग डेज ऑफ माय करियर कि मुझे आई शुड बी देयर, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। और फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्ट माय करियर इन फौजी फर्टिलाइजर, आई डिसाइडेड दैट आई विल बिकम ए ह्यूमन रिसोर्स हेड। अब उसके लिए मुझे क्या करना था, वो मैंने अपने जहन में बना के एक प्लान बना के, और मैं उसको मार्क करता रहता था साइड कि सही अब ये चीज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सही है, उसके साथ आपको बड़ी परेशानियां भी आती हैं, मेहनत की स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, देखें एक वर्ड में एक जगह पढ़ा था कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। बिल्कुल। एक्सीलेंस इज पेनफुल, एक्सीलेंस इज पेनफुल। यानी जितना नॉलेज होता है ना, सही है। देखिए अब लोग कहेंगे, मुझे कहते हैं कि आपने MBA करा, इतनी डिग्री, इसकी फायदा क्या हुआ? देखिए सही है, मनी हैज नो मैटर। मैंने सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च किया अपना, जो कमाने अपना ही कमाया, वो मैंने एजुकेशन पे किया, इधर उधर नहीं किया। अपनी पढ़ाई पे बहुत सबसे ज्यादा पैसा मैंने एजुकेशन पे खर्च किया। तो इसमें होता क्या है, देखें सही है, लीगल LLB मेरे लिए जरूरी नहीं था, लेकिन इट्स प्लस पॉइंट बीइंग ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, आई शुड हैव LLB डिग्री। तो मुझे वो प्रीफर किया गया डिफरेंट जगहों पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ में एक और चीज मैंने की थी, इन्होंने इकबाल भाई जाफरी साहब ने बताया, DTP डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई डिड इट फ्रॉम IBA कराची। अकॉर्डिंग टू दैट आई एम सर्टिफाइड डायरेक्टर and eligible to elect or select any board of directors in the any organization. So being a independent director, I am certified person according to SECP, according to Pakistan Institute of Corporate Governance and according to IBA. अच्छा, अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप नई नस्ल को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं नई नस्ल को सबसे पहले ये पैगाम दूंगा कि वो अपना जहन में क्रिएटिव टेंशन क्रिएट करें। और मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, व्हाट इज क्रिएटिव टेंशन? बेसिकली इट इज वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। तो डिसाइड कर लेंगे भाई, लाइक मैंने अभी इंटर किया है,
तो मुझे इंजीनियरिंग करना है या MBBS करना है या XYZ MBA करना है, BBA करना है, तो उस फील्ड को डिसाइड कर लें। अच्छा, और प्रोफेशन जो है ना वो अकॉर्डिंग टू चॉइस सिलेक्ट करें। ये नहीं कहें कि वालिद ने कह दिया इंजीनियर बन जाए और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या वालदा ने कह दिया आप डॉक्टर बन जाए और आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आप ये देखें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अपने अकॉर्डिंग टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप अपनी फील्ड चूज करें। जैसे व्हेन आई स्टार्ट माय करियर, तो आई डिसाइडेड दैट कि भाई आई एम मैनेजमेंट पर्सन, कि मुझे पता था कि आई एम सुटेबल फॉर मैनेजमेंट, तो देन मैं ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट बन गया। अच्छा, बीच में मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी आई, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो मेरी फील्ड से हट कर दी, मार्केटिंग या IT में, तो मुझे उससे कंसर्न नहीं था। मैं बेसिकली आई एम HR प्रोफेशनल। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ये कि फर्दर वो अपनी ग्रोथ, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज भी जरा वो हैवी रखें, ताकि इसके लिए जरूरी है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, और ये आप ड्रग्स वगैरह और डिफरेंट चीजों से दूर रहे। ये नहीं कि ड्रग्स एडिक्टेड हो गए, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपका दिमाग तो उतना काम नहीं करेगा, बिल्कुल, तो आपको मेंटली तौर पे आप इतने मजबूत नहीं होंगे और आप घबरा जाएंगे चीजों से। क्योंकि देखिए इसमें तो वो क्या कहते हैं, घबराना नहीं है, तो ये पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन ये है कि आपने कंटिन्यू स्ट्रगल करनी है। एजुकेशन हासिल करना आसान नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, वहां पे हजारों किस्म की अच्छी बातें होती है, बुरी होती है, तमाम चीजों को आपने मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। फिर समटाइम जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपको सोशल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। आपके रिश्तेदार नाराज हो जाते, शादियों में नहीं आते या डिफरेंट महफिल में नहीं आते, तो आपको सोशल कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे होते हैं कंटिन्यू, आपको अपना गोल अचीव करना होता है। तो बहरहाल मैं सिर्फ नई नस्ल से यही कहूंगा, क्योंकि अभी उनका इतना एक्सपोजर नहीं हुआ, कि वो डिसाइड करें वेयर दे आर एंड वेयर दे वुड बी, यानी अपने अंदर वो माइंड सेट में क्रिएटिव टेंशन क्रिएट करें, और उसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको चूज करें, किसी और से ना पूछें। अच्छा, इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है, 2-3 दिन रख लें, सोचते रहे कि भाई मैं मुझे क्या चीज अच्छी लगती है। अब जैसे कुछ लोग हैं उन्हें बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, तो उनको आप डॉक्टर बन दें। कुछ लोग हैं उन्हें मैथ अच्छा लगता है, आप उनको वहां जाने दें। कुछ है उन्हें इंजीनियरिंग साइड अच्छी लगती है। अच्छा, इंजीनियरिंग का साइड में भी आप देखें कि उसकी डिसिप्लिन कौन सा लाइक करता है वो, तो देन फिर आप उसे मैकेनिकल को लाइक करता है, आप ये नहीं कहा कि नहीं आप इलेक्ट्रिकल में चले जाए। कि वो देखने में आया है कि एक लड़का था वो इंजीनियरिंग चाह रहा था मैकेनिकल में, उसके पेरेंट्स से कहते रहे इलेक्ट्रॉनिक्स में करो। अच्छा, उसको आज तक जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बेरोजगार है, सबको जॉब मिलती है, उसको नहीं मिल रही, क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियर्स की सीट्स बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। मैकेनिकल, केमिकल, ये बहुत सीट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट कर चुका हूँ डिफरेंट टाइप की, तो आई हैव एक्सपीरियंस फॉर दैट। बहरहाल बस यही है, तो बाकी खुश रहे। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर बाकर रजा का, कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में हम नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जाफर।